नमस्कार दोस्तों, वीकली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक के बीच में जो कुछ भी महत्वपूर्ण घटना घटी है उस विषय में जानने की कोशिश करेंगे। 4 तारीख को सारेस पी मिस्त्री यानी कि सारेस पैलोंजे मिस्त्री इनका देहांत हो जाता है रोड एक्सीडेंट में। ये अहमदाबाद से मुंबई आ रहे थे, कुछ मीटिंग अटेंड करने के बाद मुंबई आ रहे थे और आने के दौरान क्या होता है कि इनका एक गाड़ी जो है पाल घर बोल के एक जगह है, उस जगह में एक पुल है, ये लो पुल है और देखिए ट्रक भी जा रहा है और पुल का पास एक डिवाइडर है, ये डिवाइडर, इसमें इनका गाड़ी जो है टकरा जाता है इस जगह से। और जिस कारण से जो पीछे गाड़ी में कुल 4 लोग बैठे रहते हैं, आगे में 2 और पीछे में 2। जो ड्राइवर होती है एक महिला, एक ड्राइवर गाड़ी को ड्राइव करती रहती है और पीछे में यही जो है सारेस पी मिस्त्री बैठे रहते हैं और उसके साथ में एक जना और रहता है। पीछे में जो दोनों बैठे रहते हैं, दोनों की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से, और जो आगे में बैठे हैं उनको गंभीर रूप से चोट आई है, इसका इलाज चल रहा है। तो किस लिए इसका मृत्यु हुआ है उस विषय में हम लोग जानेंगे, लेकिन इससे पहले सारेस मिस्त्री कौन थे हम लोग थोड़े इस विषय में जानने की कोशिश करेंगे। सारेस मिस्त्री जो है सपुरजी पैलोंजी एक बहुत बड़ा उद्योगपति है जो कि टाटा कंपनी में जो है इनका 18 पॉइंट कुछ शेयर इनका उसमें भागीदार है। तो अभी भी पैलोंजी एक बहुत बड़ा, सपुरजी पैलोंजी जो है तो बहुत बड़ा रोल मतलब बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है टाटा कंपनी में। तो 4 जुलाई 1968 को इनका जन्म होता है और इन्होंने बहुत सारी बिजनेस में उपलब्धि हासिल की है, जिसमें से कि ये 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह का चेयरमैन बन जाते हैं। और एक्चुअली उस समय जो है टाटा कंपनी में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो घाटा में जा रही थी, नुकसान हो रहा था। तो ये क्या करते हैं टाटा, ये जो सारेस मिस्त्री, ये जो नुकसान हो रहा है इसका सबको जो है क्लोज कर रहे थे, मतलब कंपनी सबको जो है जो प्रोजेक्ट ख़राब हो जा रहे थे, मतलब लॉस हो जा रहा था, सबको बंद कर रहे थे करके। तो जब कोई प्रोजेक्ट बंद होता है तो उसमें साथ में उसके जो वर्कर है और उससे जो जुड़े हुए व्यक्ति जो है, कर्मचारीगण जो है, वो लोग भी बेरोज़गार हो जाते हैं। तो बेरोज़गार होने के कारण वो लोग में एक तरह से असंतुष्टि फैल रहा था। तो उसके बाद सभी मिल के जो है रतन टाटा को इस विषय में कंप्लेन करते हैं। और इसके अलावा भी और भी कुछ पर्सनल कारण रहता है जिस कारण से सारेस मिस्त्री जी को जो है 24 अक्टूबर 1916 को इनको चेयरमैन के पद से हटा दिया जाता है। इसके बाद फिर से रतन टाटा जी चेयरमैन बन जाते हैं, जो कि अभी भी हैं। और अब हम लोग जानते हैं कि इनका एक्सीडेंट किस कारण से होता है, इस विषय को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये देखिए, जब कोई गाड़ी किसी चीज़ से टकराता है तो जो उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति लोग रहता है वो आगे की तरफ, अगर आगे टक्कर लगेगा तो आगे की तरफ जो है वो लोग फेंका जाता है, आगे की तरफ फेंकाएगा। तो आगे की तरफ फेंकाएगा जो है, अब ये किस लिए आगे की तरफ फेंकाएगा, मतलब एक तरह से आगे तरफ चल जाते हैं, किस लिए जाते हैं उस विषय में बात करेंगे। लेकिन अब ये जानिए, जब आगे की तरफ फेंकाएगा और सीट बेल्ट जब नहीं पहने रहेगा, जो सीट बेल्ट दिख रहा काला रंग का, जब ये सीट बेल्ट नहीं पहनेगा तो क्या होगा, ये सीधा जाके ठोका जाएगा, मतलब सीधा जाके जो है इनसे टकरा जाएगा। ये जो आगे तरफ कांच रहता है, गाड़ी का जो सील रहता है उससे टकरा जाएगा, वरना स्टीयरिंग से टकरा जाएगा, आसपास का जो भी चीज़ है उससे टकरा जाता है। और टकराने के कारण ही माथा, सर, हाथ में चोट लगता है और माथा फट जाता है, और माथा फटने के कारण ही ज़्यादातर मृत्यु होती है। तो एक्चुअली जो आगे में जो गाड़ी बैठे थे उनका जो है कि बच जाते हैं, इसीलिए बच जाते हैं क्योंकि सीट बेल्ट पहने रहते हैं। सीट बेल्ट पहने रहते हैं, जो महिला ड्राइवर है बगल में और भी रहते हैं, इस कारण से वो आगे तरफ फेंकाते नहीं हैं, कुछ हद तक फेंकाते हैं,
फिर वापस आ जाता है, क्योंकि सीट बेल्ट वापस खींच के लेके आ जाता है। तो इस कारण से उनको गंभीर चोट आई, लेकिन उनका मृत्यु नहीं हुआ। लेकिन वही बात है, जो शैलेश मिस्त्री जी जो है वो पीछे बैठे थे, अब पीछे में तो सीट बेल्ट पहने नहीं थे, जिसका जो सीधा वो फेंकाएँ, अब फेंका के मतलब झटका से आगे तरफ आ गए, ये सब चीज़ें टकरा के उनका मृत्यु हो जाती है। अब ये जो घटना है, ये जो आगे की तरफ कोई आदमी गाड़ी रुकने से, टकराने से आगे की तरफ क्यों आता है, पीछे की तरफ क्यों जाता है, ये एक्चुअली ये न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन से संबंधित है घटना है, जो कि फिजिक्स का एक मतलब थ्योरी है। हम लोग इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसको बोला जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये जो घटना है, इस थ्योरी को बोला था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी कि जड़त्व का, हिंदी में बोले तो जड़त्व का सिद्धांत। यानी कि जब कोई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता ये है कि जब तक कोई भी वस्तु जो है स्थिर ही रहना चाहेगा, अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगा जब तक कोई इसको बाहर से कोई बाहरी कोई ताकत नहीं आता है। कोई बाहरी ताकत आएगा तभी वो फोर्स उसमें लगेगा। या फिर जब कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहेगा, मतलब कोई अगर गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगा जब तक कि ना कोई इसको बाहरी फोर्स रोकने की कोशिश करे। ठीक। और जब कोई वस्तु स्थिर रहेगा तो वो स्थिर ही रहना चाहेगा। तो जब उस वस्तु को स्थिर रहना चाहेगा, अब उसको आप फोर्स लगाएंगे अलग से तो वो अपना कुछ रिएक्शन देता है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से ये जो घटना में मैं बोलना चाहता हूँ, इसको थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण में ये बता रहा है, जैसे जब हम लोग बस में बैठते हैं पर खड़ा रहते हैं, तो जब बस खड़ा रहता है यानी कि बस जैसे स्थिर है, बस जब स्थिर है, देखिए रेस्ट लिखा ना, रेस्ट मतलब जब बस स्थिर है तो बस स्थिर होने के कारण जिसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी स्थिर मोड में रहते हैं, मतलब मुद्रा में रहते हैं, ये भी स्थिर रहते हैं। लेकिन जब बस चलना शुरू हो जाता है तो ये भी स्थिर रहना चाहता है, लेकिन बस में ये बैठा होने के कारण ये भी, इसको भी चलना पड़ता है मजबूरी में एक तरह से। तो जिस कारण से जो इसका जो फोर्स है, झटका जो है, ये आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ लगेगा, इधर। जब बस चलेगा इधर तो ये जिसमें बैठा हुआ व्यक्ति रहेगा उसको फोर्स, झटका जो लगेगा पीछे तरफ, तो पीछे की तरफ झटका लेता है। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति आगे तरफ जा रहा है, मतलब कोई गाड़ी आगे तरफ जा रहा है, और जब वो गाड़ी को अचानक रोका जाता है, जैसे कि लोग इसमें कोई कार में बैठा हुआ आदमी है, जब कोई गाड़ी मोशन में है, मान लेते गाड़ी जो है 100 किलोमीटर पर आवर में है, तो उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका भी गति 100 किलोमीटर पर आवर माना जाएगा। मतलब माना क्या जाएगा, रहता ही है। जिस गति में कोई गाड़ी चल रहा है उसी गति में उसका शरीर भी रहता है। इसका पता तब चलता है जब कोई गाड़ी अचानक रुक जाता है, तो उसमें जो बैठा व्यक्ति जो है वो भी अपना फोर्स जो है, उसका भी फोर्स उतना ही रहता है। लेकिन गाड़ी को तो ब्रेक मार कर रोक देते हैं, लेकिन जो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति, पैसेंजर रहता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि कब मतलब झटका लगने वाला है। तो जिस कारण से जो है, जब गाड़ी अचानक रुकेगा तो उसमें जो बैठा हुआ पैसेंजर रहता है वो आगे की तरफ झटका लेता है, उनका झटका जो है आगे की तरफ आएगा। और इसी तरह से एक और लॉ ऑफ मोशन है जिसको बोलता है क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जैसे कि जब कोई गाड़ी सीधा आ रहा है, अभी सीधा आ रहा है, तो इसमें जो बैठा हुआ पैसेंजर रहेगा उसका भी पोजीशन, मतलब उसका जो फोर्स जो है वो सीधा की तरफ रहेगा। लेकिन जब कोई गाड़ी को हम लोग ऐसे मोड़ने की कोशिश करते हैं, इस तरह से मोड़ने की कोशिश करते हैं ऐसे,
तो गाड़ी तो मुड़ रहा है, लेकिन इसमें जो बैठा हुआ पैसेंजर है वो अभी भी ऐसे ही जाना चाहता है। तो इस कारण क्या होगा, गाड़ी जब ऐसे मुड़ना शुरू होगा तो इसमें जो पैसेंजर बैठा रहेगा उसका जो फोर्स है, अपना फोर्स वो इधर महसूस करेंगे, इस साइड। यानी कि जब गाड़ी जब इस साइड मुड़ेगा तो जो पैसेंजर बैठा रहेगा वो इस साइड उसको झटका लगेगा, वो इस साइड टनाते हुए जाएंगे। उसी तरह से जब गाड़ी इधर घूमेगा तो जो पैसेंजर बैठा रहेगा वो उसको इस तरह से इस साइड से फोर्स लगेगा, वो इस साइड टनाते हुए जाएंगे। तो दोस्तों ये मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश किया, आशा करता हूँ ये आपको मददगार साबित होगा। अब चलते हैं हम लोग अगला खबर है 5 सितंबर में हम लोग टीचर्स डे मनाएं। और दोस्तों ये आप सभी को एक सूचना भी देना चाहता हूँ। सूचना ये है कि ये जो हम लोग डेली न्यूज एनालिसिस मतलब वीकली न्यूज एनालिसिस कर रहे हैं, ये 2 पार्ट में आएगा। ये हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, अगला पार्ट फिर से बनाए क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इस कारण से इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। 5 तारीख को हम सभी ने टीचर्स डे मनाए। टीचर्स डे मनाने के पीछे कारण क्या है, हम सभी जानते हैं। टीचर्स डे हम लोग भारत का पूर्व राष्ट्रपति श्री राधा कृष्णन जी के जन्मदिन के कारण, मतलब उनका जन्मदिन को मनाने के लिए हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो राधा कृष्णन जी जो हैं इनका शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये बहुत सारे स्कूलों कॉलेजों और यूनिवर्सिटी का यानी कि विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट रहे हैं, एक तरह से चांसलर भी रहे हैं। और साथ ही ये कोई भी चीज़ को मतलब बड़ा कठिन से कठिन चीज़ को बहुत आसानी से बता देते हैं। और ये बहुत सारे नॉवेल भी लिखे हैं, यानी कि लिटरेचर साहित्य में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये तो इनका पढ़ाई से संबंधित और इससे संबंधित साहित्य से संबंधित इसका जानकारी रहा है। तो एक बार ऐसा होता है कि जब ये इनका बर्थडे मनाया जाता है, मतलब वहाँ का जो स्टूडेंट लोग जो रहते हैं यूनिवर्सिटी का, इनका बर्थडे अक्सर मनाते हैं। तो एक बार राधा कृष्णन जी बोले हैं, मतलब राष्ट्रपति जी बोले हैं, सॉरी जो भूतपूर्व राष्ट्रपति जी मतलब राधा कृष्णन जी जो हैं, ये बोले हैं कि मेरा बर्थडे अगर मनाना है तो मेरा बर्थडे शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ, ठीक है ना, यहाँ लिखा भी है। तो तब से जो है वो स्टूडेंट लोग इनका बर्थडे 5 सितंबर को मनाने लगे और इनको एक तरह से शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाना शुरू किया गया। ठीक, इनका उपलब्धि जानते हैं। जैसे इनका उपलब्धि देखिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अलावा इनका और भी उपलब्धि रहा है। जैसे कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद ये 1946 उनसे पहले ही 1946 से 52 तक के यूनेस्को में भारत को रिप्रेजेंट किए। ठीक, साथ ही 1949 से 1952 तक ये सोवियत यूनियन यानी कि अभी के जैसे रसिया है वही सोवियत यूनियन, उनका ये एम्बेसडर वहाँ पर ये एम्बेसडर के रूप में, मतलब एक तरह से राजदूत के रूप में तैनात, मतलब वहाँ पर सेवा दी है। ठीक, और ये इनको जो है पहला वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था 1952 में। और इसका बाद जो है दूसरा यानी कि सेकेंड राष्ट्रपति के रूप में भी इनको चुना गया 1962 से 1967। साथ ही ये जो राधा कृष्णन जी जो हैं, ये भारत का प्रथम यानी कि फर्स्ट में जो है भारत रत्न प्राप्त इनको मिला है सबसे पहले। ठीक है, और इनके बारे में एक जानकारी है, जो इनका जो नाम पूरा नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली जो है एक तरह इनका जगह का नाम था, जो इनका बाप दादा ने के पिताजी दादा के द्वारा वो लोग अपना एक तरह से अपना जिस जगह में जन्म लिए थे वो सर्वपल्ली बोल के हमेशा लिखे आ रहा है। तो इन्होंने भी इन प्रथा को जारी रखा और अपना नाम से पहले एस यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखाएं, तो तब से चले आ रहा। तो
अब हम लोग जानते हैं कि इनका तो बहुत बड़ा योगदान रहा है शिक्षा में, जिस कारण से हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्मदिन को मनाते हैं, या फिर इनका जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही अब हम लोग जानते हैं कि शिक्षक दिवस के रूप में और भी कुछ ऐसा व्यक्ति हमारे भारत में हुए, महान व्यक्ति, जो बहुत मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांति लाया है। उनमें से एक है ज्योतिबा फुले और उनका पत्नी सावित्रीबाई फुले। इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत में। ये समाज सुधारक, उसके बाद एक टीचर, शिक्षक, बहुत कुछ रहे हैं। इन्होंने भारत को शिक्षा, यानी कि एक गरीब व्यक्ति, और उस समय जो है बहुत ज़्यादा छुआछूत का प्रथा चल रहा था देश आज़ाद होने से पहले, तो उस समय ये शिक्षा में क्रांति लाए। और इनको बहुत तरह का समय ताना सुनने मिला है कि दलितों को, अछूतों को आप ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो सब बात को दरकिनार करते हुए ये जो है अपना काम करते रहे लगातार, और बहुत दलितों, गरीबों को और अछूतों को मतलब शिक्षा प्रदान करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, ज्योतिबा फुले जी और इनके पत्नी सावित्रीबाई फुले जी। तो इनके विषय में अगर समय हो तो कभी जानने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, हम लोग शिक्षा, जब हम लोग शिक्षा के विषय में बात करते हैं, यानी कि गुरु, तो गुरु कौन होता है? गुरु जो है, सबसे पहले जब बच्चा जन्म होता है तो उसका गुरु उसका माँ होता है। उसका माँ से ही सीखता है कब क्या करना है, क्या नहीं, है ना। जैसे कि भूख लगने से क्या बोलें, या फिर पेशाब पाखाना वगैरह कुछ भी जब समस्या हो तो कैसे बताना है, कैसे उसको समाधान पाना है, ये सब माँ ही बताती है। यानी कि सब चीज़ जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, बच्चा चलना फिरने लगता है, तो उसका गुरु उसका पिताजी बनता है, क्योंकि अब जो है वो दुनिया देखना शुरू करता है। और जब दुनिया देखना शुरू करता है, इसका बाद इनका गुरु, इसका बाद से पिताजी का बाद जो है इनका गुरु बन जाता है टीचर। टीचर मतलब वो गुरु, वो व्यक्ति जो आपको ज्ञान देता है, ठीक है ना। जैसे कि स्कूल का टीचर, ट्यूशन का टीचर, स्पोर्ट्स, जो कोई भी टीचर हो वो आपको ज्ञान देता है, वो आपका तीसरा मतलब गुरु कहलाता है। तो सबसे बड़ा गुरु जो है माता पिताजी रहता है, उनका बाद जो है आपको बाहर का जो भी गुरु होता है वो गुरु का स्थान है। गुरु, बिना गुरु का आपको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। और ये तो आपका मतलब हमारा भारत में ही क्या, पूरा दुनिया में इसका उदाहरण भरा पड़ा है हर जगह में। तो एक कबीर जी का दोहा अभी मतलब मुझे आ रहा है, और मैं वो कबीर जी का दोहा बताना चाहूँगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आप ही, आपने गोविंद दियो मिलाए। तो मतलब इसमें ये बता रहा है कि अगर एक जगह आपको दो मौका मिले, आपका गुरु और भगवान दोनों में से किसी को चुनने को मौका मिले, तो किसको चुनाएंगे? तो इसमें कबीर जी ये बताने की कोशिश किए हैं, जब ऐसा मेरे पास नौबत आएगा तो मैं गुरु को चुनूँगा, और जब गुरु को चुनेंगे तो वो गुरु ही मुझे इसका भी ज्ञान देंगे कि किस तरह से हम भगवान से मिलेंगे। यानी कि ये गुरु ही, अगर आपका कोई टीचर है, गुरु है, या आपका सीनियर है, जो भी है, वही आपको बताएंगे आगे का रास्ता कि क्या करना है, क्या नहीं करना। और दोस्तों, जैसे कि राधा कृष्ण जी का जयंती है 5 सितंबर को, और उस दिन से हम लोग 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे को मनाते हैं। लेकिन इससे पहले भी टीचर्स डे मनाया जाता था, तो उसे हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। अभी भी मनाते हैं, अब पहले भी मनाया जाता था। गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग शुरू से ही, यानी कि मतलब क्या बोला जाए, वैदिक काल से जो है गुरु पूर्णिमा का हम लोग गुरु के लिए, गुरु को हम लोग सम्मान देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए मनाते हैं। हमारे भारत में
गुरु का बहुत सारा उदाहरण हुए हैं, जिसमें से कि जब इसमें से आप इसी से जान सकते हैं, महाभारत काल में जब अर्जुन महाभारत का युद्ध होना शुरू होता है, और अर्जुन देखते हैं कि इनके सामने से इनका अपना रिश्तेदार है, चाचा है, भैया है, और इस तरह से अपना गुरु है, गुरु द्रोणाचार्य इनका गेस्ट रहता है, इनका मतलब खिलाफ लड़ते हैं, भीष्म पितामह रहते हैं। तो ये बोलते हैं कि हम किस तरह से लड़ेंगे, हम अपने आदमी से किस तरह से लड़ेंगे, इतना शक्तिशाली लोग हैं उनसे किस तरह से लड़ेंगे। तो एक तरह से इनको जो है अंधकार मन में रहता है। तो वही अंधकार को दूर करने के लिए जो है श्री कृष्ण जो है अपना एक तरह से गुरु का रोल निभाते हैं, और उनको समझाते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा हाथ में कुछ नहीं है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, वो तुम मत देखो। तुम सिर्फ अपना ये देखो कि तुम्हारा इस समय कर्तव्य क्या है और भविष्य क्या होगा, आगे जाके क्या रिजल्ट आएगा, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपना कर्तव्य जानो, अपना कर्तव्य करो। और इसी मतलब ये जो लड़ाई हुआ था महात्मा, जहाँ पर महाभारत का लड़ाई हुआ, इसे बोलते हैं कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो कि अभी हरियाणा में है। और यहाँ इसी जगह में कुरुक्षेत्र के मैदान में ही महाभारत का युद्ध होता है। साथ ही इस युद्ध से हमें ये भी सीखने मिलता है कि हमारा हाथ में कुछ नहीं है, हमारा हाथ में सिर्फ कर्म है। हम अपना जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चाणक्य, देखिए यहाँ पर चाणक्य एक ऐसे गुरु हुए हैं। चाणक्य एक ऐसा गुरु है जो अपना दिमाग से, बुद्धि से, एक जो गरीब और मतलब जो एक समय का तुच्छ, मतलब इनका कुछ वैल्यू रहता नहीं है, चंद्रगुप्त, उनको ये बढ़िया से ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि शिक्षा देते हैं, और शिक्षा देते हैं, उनको पूरा ट्रेन करते हैं। और जिस कारण से इसको ट्रेन और शिक्षा बढ़िया से मिलने के बाद ये जो है चंद्रगुप्त धनानंद बोल के एक निरंकुश राजा होता है, ठीक है। वो प्रजा के ऊपर बहुत अत्याचार करता है, और मतलब गरीबी, भुखमरी, बहुत तरह का समस्या उस राज्य में रहता है। मगध का बात मैं बोल रहा हूँ, उस राज्य का नाम था मगध। मगध में बहुत गरीबी, भुखमरी और तरह तरह का समस्या रहता है। तो चाणक्य जी जो जाते हैं तो उनको समझाने के लिए, तो इनको चोटी पकड़ के फेंक देते हैं पूरे महल से बाहर, और इनका बहुत अपमान होता है। तब अपना एक कसम खाते हैं कि जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे पद से नहीं गिरा दूंगा और मैं एक योग्य शासक को बैठाऊंगा, तब तक मैं अपना चोटी नहीं खोलूँगा। तो चोटी मतलब चोटी नहीं बांधूंगा। चोटी अपना सीखा जो है, इनका जो पीछे तक सीखा रहता है, ये सीखा खोल देते हैं कसम से। और जब इनको राजा का मतलब पद मिल जाता है, जब धनानंद को हराने के बाद जब ये जो चंद्रगुप्त जो है राजा बन जाते हैं, तभी अपना शिखा को बांधते हैं। शिखा मतलब उनका चोटी, ब्राह्मण लोगों का, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं, ये चंद्रगुप्त राजा बनने के बाद ही मौर्य वंश का शासन शुरू हो जाता है। अब मौर्य वंश में एक और मौर्य वंश एक और प्रतापी शासक होता है, जिसे हम लोग अशोक के नाम से जानते हैं।